नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं बालाजी एजुकेशनल के इस क्लासेस पे। सभी को राम राम। और जैसा कि हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम थोड़ा बहुत पढ़े थे, ठीक है, पहली क्लास में। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज की है, मैं आपको लिख के नहीं, और ये मैंने मतलब एक पीडीएफ लिया हुआ है, ठीक है। इस पीडीएफ से मैं हम लोग सूचना का अधिकार पूरा ख़त्म करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, सबसे पहले देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम हमको पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है आईटी अधिनियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और साइबर अपराध अधिनियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था ये तो आपको पता है, 2005। इसका अगर हमने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा था पहली वाली क्लास में, ठीक है। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम ये संपूर्ण भारत पे कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। जिस दिन जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया, तो संपूर्ण भारत पे लागू हो गया ये, ठीक। क्योंकि पहले आपको पता है ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था, उसके लिए अलग से प्रावधान था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद, ठीक है। तो उस वहाँ पे क्या हो गया, 31 अक्टूबर 2019 से ये अधिनियम वहाँ भी लागू हो गया। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे उद्देश्य पूछता है, तो उद्देश्य अगर कभी पूछेगा तो सूचना की पहुँच अधिक एवं प्रभावी हो, इसलिए ये एक्ट लाया गया, और इसकी पहुँच आसान हो। इसकी पहुँच क्या हो? आसान हो, इसलिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस एक्ट की जो पहुँच हो वो सभी नागरिकों तक हो, उनके सामान्य हितों तक हो, और निजी हित और सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मानकों से सूचना प्राप्त हो, ठीक है। इसलिए इस एक्ट को लाया गया था, सूचना का अधिकार को, ठीक। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, ठीक है। ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। कब से? अगर पूछेगा कब से लागू होता है तो 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को? तो ये मिला था 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिली थी, और अधिनियम के कुछ उपबंध ये 15 जून 2005 से क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। 15 जून 2005 से लागू हो गए थे कुछ अधिनियम, लेकिन जो शेष भाग था वो 15 जून 2005 से 120वें दिन होता है, मतलब इस डेट से 120वें दिन के बाद समझ लीजिए आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, के बाद ये सारे उसके और जो उपबंध होते हैं, शेष जो उपबंध होते हैं वो लागू होते हैं। प्रत्येक लोक प्राधिकारी का कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, यानी जो लोक प्राधिकारी होते हैं, यानी हमारे जो एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट होता है, कार्यपालिका जो होती है, उसके जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उसके अधिकारियों के जो कार्य होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, ठीक। और सब अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने उत्तरदायित्व को और अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लें, चलिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो सूचना का अधिकार, देखिए सूचना का अधिकार, यहाँ देखिए सूचना का जो अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? ये सरकार के पारदर्शिता को जवाबदेही देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका था, ठीक है। ये आपकी यूपीएससी परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे पर करते हैं, देखिए यहाँ पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, एक वाद हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री आवाद 2015, ठीक। सुरक्षा कोष का मामला था ये। सुरक्षा कोष के मामले में वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में ला गया। तो कभी अगर पूछ सकता है कि आरबीआई क्या आरटीआई एक्ट के दायरे में है, तो हाँ यस है, ठीक है। किस बात के बाद? आरबीआई वर्सेस जयंती लाल मिस्त्री 2015 सुरक्षा कोष के मामले के बाद। ये यूपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ वाद है, तो इसके बाद से आरबीआई भी आपका सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में आ गई, ठीक। यहाँ दिया है, लोक प्राधिकारियों में नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया। लोक प्राधिकारियों में नियंत्रणाधीन मतलब जो भी सूचनाएं लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में हैं, उनके अंडर में हैं, उस तक पहुँच के लिए, आम नागरिकों के पहुँच के लिए को सुनिश्चित करने के लिए कि उसे भी इनकी जानकारी हो, उसके लिए इसे बनाया गया। किसको बनाया गया? आरटीआई एक्ट को बनाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, ठीक है। कोई भी जो भी नागरिक हो, ठीक है, इस आरटीआई एक्ट के तहत
वो सूचना वो जो नागरिक होता है वो लोक प्राधिकरणों से, लोक प्राधिकरण में यानी जो भी सरकारी संस्था है उनसे जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला, नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, कैसी व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित हो, ठीक है, नागरिकों के सुन, इसलिए इसको बनाया गया, आरटीआई एक्ट को लाया गया है। ठीक, चलिए यहाँ आते हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1), अगर हम संविधान में कहें कि किस एक्ट के तहत आरटीआई एक्ट को लाया गया था, तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा अनुच्छेद 19(1) है, ठीक है, उसके तहत 19(1) में क्या आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, क्या आएगा आपका, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो उसमें आपका जो ये नहीं आता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आपका मूल अधिकार के दर्जे के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी और विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना का जो अधिकार है वो आरटीआई के अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता। अब बौद्धिक संपदा क्या क्या होती है, ठीक है, बौद्धिक संपदाएं क्या क्या होती हैं, तो जो भी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव जानकारी होती है, लाइक जैसे परमाणु से संबंधित, इन सब चीज़ों से संबंधित, ठीक है, मामले। फिर विदेशी जो सब फॉरेन जो मामले होते हैं, ठीक है, कोई करार हुआ इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मामले वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती, वो किसके आरटीआई के दायरे में नहीं आती है, यूपीएसआई परीक्षा में। तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई जानकारी और विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, ठीक है, अगर कोई मतलब आपका कोई इंटेलिजेंस की सूचना है, ठीक है, इंटेलिजेंस की सूचना है, तो वो सब सूचनाएं ये आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आती हैं। ठीक, चलिए, अब कल हमने धारा 2 पढ़ा था, एक बार फिर से देख लीजिए। धारा 2 में, धारा 2 के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, पहली परिभाषा क्या है, समुचित सरकार। समुचित सरकार में क्या आता है, केंद्र सरकार भी आता है और राज्य सरकार, दोनों ही समुचित सरकार हैं। फिर आया था आपका सक्षम प्राधिकारी। तो सक्षम प्राधिकारी क्या था, किसी राज्य की विधानसभा की दशा में अध्यक्ष एवं लोकसभा का अध्यक्ष, किसी राज्य की विधानसभा की दशा में अध्यक्ष और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है एवं राज्यसभा और विधान परिषद का जो सभापति होता है ये, ठीक है, उसके साथ साथ आपका उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और किसी उच्च न्यायालय, और बात करें तो किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति यानी हाई कोर्ट का जो चीफ होता है, चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। ठीक, और संविधान द्वारा गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में राष्ट्रपति या राज्यपाल ये आते हैं। संविधान द्वारा जो नियुक्त प्रशासक है, संविधान द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होगा, संविधान द्वारा नियुक्त प्रशासक कहने का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति, ठीक, मतलब तो सभापति हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति हो गया आपका। फिर अन्य आप ले लीजिए जैसे राज्यपाल हो गया, ठीक है, जो भी संविधान में जो भी नियुक्त प्रशासक होते हैं वो सब, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में, जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्य में, स्टेट के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय होता है उसके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों का सक्षम प्राधिकारी होता है। ठीक है, यानी आरटीआई एक्ट के प्रति वो क्या होता है, सारे मामले देख सकता है। ठीक, ऐसे ही अगर राज्य के मामले में, ऐसे ही लोकसभा के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। सूचना का अधिकार 2005 में निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, कि आप जा करके अब कहिए कि हमको अडानी जो समूह है, अडानी समूह, ठीक है, अडानी कंपनी अपने आरटीआई एक्ट के तहत अपने ये मतलब हमको जानकारी प्रोवाइड करे कंपनी से रिलेटेड, तो वो नहीं प्रोवाइड करेगी और उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सूचना। इसमें सूचना जो धारा 2 है उसमें सूचना की परिभाषा भी है। तो सूचना किसे कहते हैं, देखिए सूचना किसे कहते हैं, ये पढ़िए। सूचना में किसी रूप में कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत होती है, अभिप्रेत मतलब दिखाई जाती है, जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख,
यानी जो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी अभिलेख रखते हो, ठीक है, दस्तावेज, ठीक, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, परिपत्र, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े, संबंधित सामग्री किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी कोई सूचना सम्मिलित है जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। यह किस में है? धारा 2 में। याद रखिएगा, धारा 2 में आपका सूचना का परिभाषा है। क्या है? सूचना की परिभाषा धारा 2 में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें कि क्या क्या सूचना के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे कहीं फाइल वर्ड था, फाइल वर्ड था तो फाइल नहीं आता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत फाइल टिप्पणी नहीं आती है। फाइल टिप्पणी आपकी नहीं आती है। फाइल जो होता है सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी हुई डेटा सामग्री, लाग पुस्तिका और परिपत्र आते हैं। ये यूपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, कि डेटा सामग्री, लाग पुस्तिका और परिपत्र आएंगे लेकिन फाइल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन करके पूछा था कि निम्न में से कौन सा आरटीआई एक्ट 2005 के अधीन सूचना की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उसमें आपके ये 4 ऑप्शन थे, डेटा सामग्री, लाग पुस्तिका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप मतलब डेटा सामग्री, लाग पुस्तिका, परिपत्र और फाइल। तो फाइल नहीं आती है। ठीक, अगला है लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी। ये इसका भी परिभाषा दिया हुआ है आपका धारा 2 में। ठीक है, क्या परिभाषा है लोक प्राधिकारी का? लोक प्राधिकारी से मतलब ये होता है कि संविधान द्वारा या उसके अधीन प्राधिकारी, संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, ठीक है, स्थापित प्राधिकारी, राज्य विधानमंडल, ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा जो स्थापित प्राधिकारी होता है वो, और समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा कोई जो प्राधिकारी होता है वो। ठीक है, तो ऐसे प्राधिकारी आपके लोक प्राधिकारी कहलाते हैं। अब संविधान द्वारा और उसके अधीन प्राधिकारी में आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, विधान परिषदों के सभापति लोग आ जाएंगे, विधानसभाओं के अध्यक्ष आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आ जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आ जाएगा, कैग आ जाएगा आपका। तो ये सारे जितने भी संविधान में वर्णित पद हैं वो सब आपके लोक प्राधिकारी हैं। संसद द्वारा जो विधियाँ बना करके और या उसके अंदर जो प्राधिकारी बनाए गए हैं वो सारी आ जाएंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधि बनाया गया उसके अंदर उसको लागू करने के लिए उसका कोई अधिकारी बनाया गया है, वो सारे प्राधिकारी आ जाएंगे। तो ये सारे प्राधिकारी लोक प्राधिकारी कहलाते हैं। अब आते हैं अभिलेख। व्हाट इज़ रिकॉर्ड? अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख में कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइलें होती हैं। पहली बात, अभिलेख में क्या क्या होता है, रिकॉर्ड में क्या क्या होता है? दस्तावेज होते हैं, पांडुलिपि होते हैं और फाइलें होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कहेंगे फाइलें रिकॉर्ड में होती हैं ना, सूचना के मामले में नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब आप रिकॉर्ड के रूप में क्या क्या रख सकते हो? तो दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइलें। ठीक है, फिर देखो माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, प्रतिकृति प्रति मतलब फ़ोटो जो खींचते हैं, फ़ोटो वगैरह, वो होती है। फिर माइक्रोफिल्म होती है, माइक्रोफिश होती है। फिर किसी कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। ठीक है, ये आपके अभिलेख रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे। सूचना के अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना से मतलब है। सूचना का अधिकार से क्या मतलब है? सूचना के अधिकार से मतलब है कि देखिए, सूचना के अधिकार से मतलब है कि इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना से मतलब है, यानी ऐसी सूचना कि आप इस आरटीआई एक्ट के तहत उस तक आपकी पहुंच हो जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित होता है, यानी किसी लोक प्राधिकारी के अंडर में होता है, वो सूचना उससे उसके पहुंच तक होती है। ठीक है, तीसरा पक्षकार से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक अभिप्रेत है। ठीक, कहने का क्या मतलब है? ठीक है, तीसरा पक्षकार से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है। ठीक, यानी आप तीसरे पक्षकार के पास अगर जाते हैं, उससे सूचना के लिए अनुरोध करते हैं, तो ये नागरिक के लिए कोई भिन्न बात होगी। ठीक है, इसमें लोक प्राधिकारी भी आ सकते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अब धारा 3 आ गया। धारा 3 में क्या है
इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। धारा 3 कहता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, किसमें? आरटीआई एक्ट के तहत। ठीक। धारा 4 कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को धारा 4(1) में वर्णित किया गया है। धारा 4(1) में किसको वर्णित किया गया है? लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को। अगर लोक प्राधिकारियों के दायित्वों की बात करेंगे तो किसमें वर्णित किया गया है? धारा 4(1) में। ठीक है, ये यूपी ऐसा है। तो धारा 4(1) किससे रिलेटेड है? लोक प्राधिकारियों के दायित्व से। धारा 4 के अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी, धारा 4 के अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी क्या होता है? सम्यक रूप से अपने सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखे, उसके लिए ये कर्तव्य होता है। ठीक है, उसका दायित्व होता है कि वो सभी अभिलेखों को अपने लिए सुरक्षित रखे और सभी सूचनाओं को सुलभ रूप से बनाए रखे। ठीक है, उनके लिए सुलभता रखे सूचनाओं के। फिर यह सुनिश्चित करे कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत हैं किए जाने के लिए समुचित हैं, वो ऐसा सुनिश्चित करे कि जैसे ऐसे रिकॉर्ड जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए यानी कंप्यूटर रिकॉर्ड में रखे जाने के लिए समुचित हैं, उचित हैं, उनको कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंधित करें। मतलब ठीक है, मतलब उनको ऐसे रखें कि वो इजीली नेटवर्क के मामले में मतलब कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों में संपूर्ण देश के नेटवर्क के माध्यम में संबद्ध रखें, जिससे उस आराम से वो लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, आरटीआई के अकॉर्डिंग उसकी जानकारी मिल सके, जिससे ऐसे अभिलेखों तक पहुँच को सुलभ बनाया जा सके। ठीक है, सुलभ बनाया जा सके ऐसे अभिलेखों तक। अब पता चले आरटीआई आपने लगाया और जल्दी से वो रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, वो इस तरह से हो, उसको इस तरह से कंप्यूटरीकृत किया जाए कि ईजिली वो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाए। प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह स्वप्रेरणा से संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, नियमित अंतरालों पर जनता को सूचना उपलब्ध कराए। ठीक है, एक नियमित अंतराल पर वो जनता को सूचना उपलब्ध कराए, ये उसका कार्य है। तो ये लोक प्राधिकारियों के दायित्व हैं, जो कि आपके धारा किस में दिए हैं? 4 में दिए हैं। तो 4 में ध्यान रखिएगा, धारा 4 में क्या दिया हुआ है? लोक प्राधिकारियों के दायित्व दिए हैं। धारा 3 में क्या दिया है कि सभी तक सूचनाएं सभी नागरिकों भारत के सभी नागरिकों को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर अगला जो दायित्व है लोक प्राधिकारी का, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच के योग्य हो। ठीक है, कोई अब चलिए ये सारे दायित्व थे, ये दायित्व थे। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से ऐसे प्रारूप, मतलब आप उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, उस सूचना को इस तरीके से उसका प्रारूप तैयारित किया जाएगा कि वो जनता को आसानी रूप से वो पहुँच योग्य हो, जनता उसे इजिली प्राप्त कर सके, उसको समझ सके। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, वो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित फीस दे करके, जो 10 रुपये लगता है आपका, ठीक है, आवेदन करेगा। तो आरटीआई में जो 10 रुपये लगते हैं उसके लिए वो आवेदन करेगा। ठीक, चलिए आवेदन के लिए बात करें तो आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, इसको CPIO बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी SP, ठीक है, SP और IO बोलते हैं। ठीक है, ये होता है, और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाएगा। ठीक, आवेदन किसको, ये आवेदन जो आप देते हैं ये किसके नाम पे देते हैं? ये केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो मेन ऑफिसर्स हैं, इनके नाम पर ही हम आवेदन करते हैं। ठीक है, इनके नाम पे ही आवेदन किया जाता है। एक को CPIO बोलते हैं, एक को SPIO बोलते हैं। ठीक, अब इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो अधिकारी होते हैं इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। ठीक है, और ये जो आपको मिलेगा ये धारा 5 में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? धारा 5 में मिलेगा आपको। ठीक है, ये धारा 5 में इनके मतलब पदनाम, लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम जो होते हैं वो धारा 5 में मिलेगा। आवेदक से सूचना का किसी कारण को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। आवेदक से, ठीक है, सूचना का किसी कारण को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
मतलब ये नहीं जरूरी है कि सूचना प्राप्त करने का कारण बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो ये आपका है कि आवेदन किसे किया जाएगा, तो ये धारा 5 में है। और अगर आप धारा 6 देखेंगे, नोट कर लीजिएगा धारा 6 क्या है। धारा 6 है कि आरटीआई द्वारा सूचना मांगने जाने का आवेदन। ठीक है, मतलब आप अगर आरटीआई मांग रहे हैं, सूचना मांग रहे हैं, तो उसका आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका धारा 6 में है जो कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, फिर ये आरटीआई की जो सूचना है ये आप हिंदी में भी मांग सकते हैं, ये भी आपको बताया था। और किस में मांग सकते हैं, इंग्लिश में भी मांग सकते हैं। और आप अपने जो एरियल लैंग्वेज है, यानी आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उसमें भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आवेदन के अंतरण ट्रांसफ़र, ठीक है, यदि आवेदन के अंतरण यानी ट्रांसफ़र की आवश्यकता है तो यथाशीघ्र किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो उसको तुरंत किया जाएगा। आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिन के पश्चात नहीं होगा। ये नहीं है कि जो आवेदन आपने भेजा, आवेदन प्राप्त हुआ, उसको 5 दिन के पश्चात, 5 तारीख से 5 दिन के पश्चात नहीं होगा, यानी 5 दिन नहीं लगने पाएगा, उसके पहले हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न होता है, जैसे इसी में क्वेश्चन धारा 6 में ही आपका आता है कि कैसे आवेदन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था आवेदन हम कैसे कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं आवेदन। ठीक, उसके बाद भाषा लिखित रूप में, या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसके साथ भाषा आपकी जो होगी वो होगी, और प्लस इसके साथ आपको शुल्क के रूप में कितने रुपए देने होंगे, 10 रुपये देने होंगे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धारा 6 में आपको दिखा हुआ है, एक आरटीआई आवेदन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किया जा सकता है, ये धारा 6 में है। ठीक है, तो धारा 6 मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। अब चलते हैं धारा 7 पे। ये देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, धारा 7 क्या कहती है, तो अधिनियम की धारा 7, ध्यान दीजिएगा, अधिनियम की जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, और राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से किसी भी दशा में 30 दिन के भीतर उचित फीस देने पर सूचना उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, 30 दिन के भीतर, मतलब आप जब आवेदन कर रहे हैं तो यथाशीघ्र किसी भी दशा में वो 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम लिमिट होती है 30 दिन के अंदर, वो आपको सूचना करा देंगे। तो वहाँ जो ऊपर 5 दिन लिखा था, यानी 5 दिन मिनिमम लगना ही लगना है। ठीक है, 5 दिन के अंदर नहीं हो सकता है, लेकिन 30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। ठीक है, ये आपको होगा। ठीक, आवेदन इसका 30 दिन के अंदर होना है। लेकिन यदि सूचना किसी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक, मान लीजिए अगर सूचना किसी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो वो 48 घंटे में उसका निस्तारण किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो सूचना किसी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। अगर वो फ्रीडम, ठीक है, मतलब ये जो है अगर जीवन या स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक, संबंधित है, तो उसका निस्तारण 48 घंटे में किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो अमूमन आपको 30 दिन लगेगा। ठीक, अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये तय समय सीमा में सूचना नहीं देता है तो इसका मतलब आपका आवेदन क्या हो गया है, आपका आवेदन निरस्त हो गया है। ठीक है, कभी तो ये समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परंतु यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, ये होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। किन स्थितियों में आवेदन कब आपका निरस्त हो सकता है, देखिए कब कब आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, याद ध्यान दीजिएगा। ऐसी सूचना जिसमें प्रकट करने पे भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो आपका आवेदन क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सूचना जिसमें न्यायालय, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हैं तो उस मामले में आपका जो
धारा 7 के अनुसार आवेदन का निपटारा है वो समाप्त हो जाएगा, यानी आवेदन को समाप्त कर दिया जाएगा। या कोई ऐसी सूचना देनी है जिसे प्रकट करते समय किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा खतरा हो, यानी निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ पे वो समाप्त हो जाएगा। ठीक। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जो सूचना, अगर विदेशी सरकार विश्वास करके कोई भारत के हित में कोई सूचना देती है तो वो आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से कोई कॉलेज या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा अनुमोदित है या नहीं कि सूचना मांगी जा सकती है। कि आप कोई पाठ्यक्रम है और उसके बारे में आप ये पूछना चाहते हैं यूजीसी से या किसी विश्वविद्यालय से, ठीक है, कि क्या ये मतलब उस चीज़ के बारे में, उस पाठ्यक्रम के बारे में सूचना प्राप्त करने जा सकते हैं, तो वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अभी तक इतना समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पढ़ते जाना है इसको, ये वीडियो आपको कम से कम 2-3 बार देख लेना है। ठीक है, 2 बार तो कम से कम, जिससे आपके दिमाग में ये मोटी जब आ जाएगा उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करना है। ठीक, चलिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल है, तीसरे पक्ष के हित शामिल है, तो 40 अनिवार्य दिनों के अंदर जन सूचना अधिकारी को RTI का जवाब देना होगा। ठीक है, ठीक, तो उसको RTI का जवाब देना होगा। ठीक है, ठीक, तो जो मतलब ये आप इसके पहले जो आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पढ़ाना भूल गया, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है, धारा 8 है ये। ठीक है, धारा 8 है, कुछ जानकारियों के ना दिए जाने की बाध्यता की समाप्ति पे ये है। ठीक है, कि एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसमें ये आपका है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस पे क्वेश्चन भी पूछा है कि RTI की कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। ये PYQ में क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आया था कि RTI की कौन सी धारा है जो सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। उसमें आपका ऑप्शन था शायद, देखिए 8 था, 9 था, 7 था और 10 था। ठीक है, तो कौन सा था? 8। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया? बताना इंपॉर्टेंट है इसको। चलिए नीचे। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई, जो ये समझाया आपको, ये अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो चलते हैं आगे। लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं। ठीक है, तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं, यानी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से समझिए, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर है, ठीक है, तो तीसरे पक्ष तो पर व्यक्ति यानी दूसरा या अन्य, यानी सूचना के, इसका समझिए क्या कहना है कि 40 अनिवार्य दिनों के अंदर जन सूचना अधिकारी को RTI का जवाब देना पड़ेगा। यानी कहने का क्या मतलब है, ये सूचना अधिकारी से किसी अदर व्यक्ति को सूचना, ठीक है, या उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है। ये थर्ड व्यक्ति कहने में उसके द्वारा दी गई सूचना मांगी गई किसी अलग व्यक्ति के द्वारा। ठीक, पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है, तो क्या हमें अपनाना होगा? तो देखिए क्या होगा, सूचना अधिकारी जो होगा, ठीक है, जो सूचना अधिकारी होगा आपका, जो सूचना अधिकारी होगा वो क्या करेगा, वो 5 दिन के भीतर, ठीक है, उस व्यक्ति को सूचना देगा और पूछेगा कि जानकारी दे दी जाए। मतलब ये तीसरे पक्ष से पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि क्या ये जानकारी इनको दे दी जाए। ठीक है, समझ में आया? तो जब अगर ये हामी भरेगा तो ही आपको वो जानकारी मिलेगी, अन्यथा नहीं, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये है तीसरे पक्ष का। ठीक, फिर यहाँ पे है कि क्वेश्चन देखिए, यह पूछा भी है 22 दिसंबर 2017 वाले पेपर में, ठीक है, और 2021 में जो पेपर हुआ था, कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं, ठीक, तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं, तो 40 दिन के भीतर जन सूचना अधिकारी RTI का जवाब देना चाहिए। ठीक, यानी अगर उसमें तीसरे पक्ष का हित शामिल है
ठीक, वो चाहता है कि चलो दे दिया जाए, मतलब ये दे सकते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, 40 दिन के भीतर उसको ये सूचना उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है। ठीक है, मतलब वो कुछ सूचनाओं को नहीं प्रकट कर सकते, जैसे बौद्धिक संपदा के अधिकार संबंधी जानकारी, विदेशी सरकारों द्वारा विश्वास में जो प्राप्त जानकारी है, व्यापार रहस्य है, भारत की संप्रभुता है, अखंडता को प्रभावित करने वाली जो सूचना है उसको, वो धारा 8 के अंतर्गत आपका है। ठीक, यानी धारा 8 में ये प्रावधान है कि सार्वजनिक अधिकारी कुछ मामलों में सूचना नहीं प्रकट कर सकते। कौन कौन सा, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित जानकारी, विदेशी सरकार या विश्वास से प्राप्त जानकारी, या व्यापार रहस्य, भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचनाएं जो होंगी वो नहीं प्रकट कर सकते। ठीक, अब यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग संस्था है आपका। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग ये आपको देखने को मिलेगा धारा 12 में। कहाँ पे, सेक्शन 12 में, धारा 12 में। ठीक, केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष ध्यान रखिएगा कब था, 2005 में। 2005 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसका गठन कौन करेगा, केंद्र, अगर इसका गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार। ठीक है, और कब गठन किया गया, तो 2005 में किया गया। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 के तहत किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है किस एक्ट के तहत, तो 2005 के एक्ट के तहत। फिर ये पूछ सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य कौन कौन से, तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, इसके अलावा, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 और सदस्य होते हैं इसके। ठीक, अच्छा, तो ये जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जो कमेटी होती है, एक कमेटी होती है, उसकी सिफारिश पे करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10 होते हैं, जितने आवश्यक समझे जाएं। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयुक्त में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक, अब ये सूचना आयुक्त क्या बोलते हैं, CIC, आप देखते होंगे करंट अफेयर में CIC की जो अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी होती है, ये जो कमेटी होती है, ठीक है, एक समिति होती है। ठीक, समिति बनती है इनकी नियुक्ति के लिए। उस समिति में होता कौन है, तो उस समिति में कौन कौन होता है, PM होता है जो कि प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है उस समिति का। ठीक है, उसके साथ साथ और कौन होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है। ठीक, फिर प्रधानमंत्री द्वारा PM की सिफारिश पर एक मंत्री होता है। ठीक है, PM की सिफारिश पर ये जो होता है एक मंत्री होता है। ठीक है, एक सदस्य होता है, यानी कुल कितने सदस्य हो गए, तो 3 सदस्य हो गए। ठीक है, इन 3 सदस्यों की कमेटी की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो होता है इन सदस्यों की नियुक्ति करता है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति इन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक, तो ये किस में दिया है आपका, धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में दिया हुआ है, RTI की धारा 12 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसी के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा। फिर देखिए पढ़ते हैं आगे, देखिए ये भी पूछ सकता है, करंट की बात है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समरिया है। फिर देखिए केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे मुख्यालय पूछेगा तो
दिल्ली में है। ठीक, फिर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में भी ये कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें किसकी परमिशन चाहिए? केंद्र सरकार की। ठीक है, अब आते हैं धारा 13। धारा 13 क्या कहता है? धारा 13 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार में निर्धारित करें अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मतलब एक बार वो पद धारण किया तो फिर दोबारा वो ये नहीं है कि अपनी नियुक्ति मतलब उसका आयु पूरा होने पे जब वो रिटायर फिर वो दोबारा नियुक्त हो सकता है। 65 वर्ष से अधिक होने पर वो पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक होगा तो वो पद पर नहीं होगा। ये आपका धारा 13 में प्रावधान है। ठीक है, धारा 13 में आपके जो ये मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इसकी पद एवं शर्तें, ठीक है, पद अवधि और शर्तें, ठीक है, ये विद्यमान है। शर्तें एवं पदावधि, कब तक वो पद पे रहेगा। ठीक, इसके लिए एक संशोधन भी हुआ था, वो संशोधन भी देख लीजिए। कौन सा संशोधन? संशोधन 2019 किया गया था इसमें। ठीक है, संशोधन 2019 में किया गया था। सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित करे अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु 65 वर्ष की आयु के बाद वो पद धारण नहीं करेगा। ये 2019 में संशोधन हुआ था। मुख्य सूचना आयुक्त कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, वो जो ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि रिटायर होने के बाद CIC या और उसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो दोबारा नियुक्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, और ये शपथ किसके सामने लेते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा इनके शपथ लेते हैं और वहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, और सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो आयुक्त हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते हैं वही मिलेगा जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, वही मिलेगा। ठीक है, ये भी संशोधन 2019 में जोड़ा गया। ठीक, चलिए आगे। अब ये आपका देखिए, ये आपका जो है ये धारा 14 में है। धारा 14 में है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। किसमें? धारा 14 में है। साबित कदाचार और असमर्थता के, कितनी बार आपने पॉलिटी में ये पढ़ा होगा, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा मुख्य सूचना आयुक्त को। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसमें जांच कौन करता है? तो इसमें जांच करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय जो होता है उसकी जांच के बाद इसको हटाया जाएगा। ठीक, अब साबित कदाचार जो मतलब कहा गया उसमें क्या क्या होता है? जैसे दिवालिया होना या किसी दोष सिद्धि ठहराया जाना। ठीक है, पदावधि के दौरान सावैतनिक नियोजन में, मतलब अलग किसी वेतन वाले नियोजन में कार्य में लगे रहना। राष्ट्रपति की राय में मानसिक और शारीरिक अगर अक्षमता है उसे तो उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जो उससे हटाने के लिए हो। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटा सकता है। ठीक, सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सांसद एवं विधायक निधि का इस्तेमाल और ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण की सूचना मांगी जा सकती है। ठीक, ये भी चीज़ है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना, देखिए अब ये जुर्माना केंद्रीय लोक सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना ये कितना है आपका? 25,000 तक बढ़ सकता है। ठीक है, कितना बढ़ सकता है? 25,000 तक बढ़ सकता है। तो ये सब प्रावधान आपका जो है वो सेक्शन 14 में है। ठीक है, ऊपर जितना प्रावधान था आपका सेक्शन 14 में। यहाँ पे नोट में एक बात दी गई है, इसको देखिएगा, जो संशोधन था सूचना का अधिकार संशोधन 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में सूचना का अधिकार नियम 2019 अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों तथा अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। सूचना का अधिकार
संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में सूचना का अधिकार नियम 2019 ये अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों का वेतन इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपये। केंद्रीय सूचना आयुक्त का वेतन 2,25,000 रुपये। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2,25,000 रुपये और राज्य सूचना आयुक्त का वेतन भी 2,25,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम अगले वाले लेक्चर में राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे, जो कि आपका धारा 15 है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो को आप 2 टाइम ज़रूर सुने। पहले टाइम में नॉर्मल सुने, सेकंड टाइम में आप इसको 1.5 गुणे स्पीड पे करके सुन सकते हैं, ठीक है, 1.5 पे या 1.7 पे, जिससे आपका जल्दी रिवाइज हो, इस नाते मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और इसको सुने, और ये 1 से 2 बार सुनने पे, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, 2 से 3 बार सुनने पे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक, एक चीज़, ठीक है, बहुत वो नहीं है, ठीक है। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बना करके डालूँ, ठीक है। लगातार लगा रहा हूँ इस चीज़ में, इस प्रयास में, और इससे आपका पूरा का पूरा मूल विधि, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले मैं करा दूँ, ठीक है। अभी तो ये RTI चल रहा है, जल्दी से RTI ख़त्म हो तो उसके बाद BNS जो आपका है वो करेंगे, मोटर वाहन अधिनियम वो करेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम वो करेंगे, ठीक है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसको भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक अभी। और फिर पॉलिटी भी मैं आपका करा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी भी साथ में करते रहिए। मैथ का भी चालू हो गया है, ठीक है, तो मैथ भी करते रहिए आप। मैथ का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है, मतलब उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम 30 के सेट के फॉर्म में। तो ऐसे एग्ज़ाम आते आते आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।